वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः क्विक एजुकेशन फॉर जॉब्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अक्षांश एवं देशांतर विस्तार का प्रभाव जो है उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। और जाकर कि ये विषय ऐसा विषय है जो कि हर किसी को समझ में आना चाहिए। जिसका समझ में नहीं आता है ये विषय, तो वो जो है ज्योग्राफी को पकड़ नहीं बना पाते हैं। ठीक इसी तरह ये जो है ज्योग्राफी का ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आप यानी हर एग्ज़ाम को देख करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है। तो इसीलिए इसका टाइटल रखे गए हैं ऑल टाइप्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम। जी हाँ, सभी तरह की सरकारी एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें से ज्योग्राफी जो आता है यहीं से आता है। इसमें ख़ास तौर से आप जो है तैयारी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से देख कर के कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसमें ज्योग्राफी का क्या मायने हैं। अगर ज्योग्राफी का उसमें मायने हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम ख़ास तौर से अगर बात करें देखा जाए तो हम जो अभी इसको पढ़ा रहे हैं तो इसका मेन पर्पस है TRE 4.0। जी हाँ, इसी को लेकर के हम लोग ये वीडियो आए हैं। लेकिन ये वीडियो इसके लिए जो है लेकिन अदर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार करीब करीब क्या है, समान है। कहने का मतलब यहाँ से जो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश गुजरता है और जाकर के यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश आकर के रुक जाती है। उसके बाद यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट वाला देशांतर और जाकर के यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट वाला देशांतर। अब इनके बीच की जो है दूरी जो है लगभग क्या बताया गया है, लगभग समान बताया है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं करीब 30 डिग्री। ये जो है हम लोग फिगर में देख रहे हैं, वास्तव में पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। जी हाँ, पृथ्वी पर इसकी वास्तविक दूरी 30 डिग्री नहीं है, कम बेस है। यानी कि अब देखिए दूसरा नंबर पे हम लोग चलते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। तो इससे पहले वाला वीडियो में हमने आपको बता दिया था, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ से आप उसको देख के सकेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग बना करके मान के चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। देखिए यहाँ पे ये मेरा एक ग्लोब है और जाकर के ये आपका ये वाला लाइन, बीच वाला लाइन जो है ये है आपका 0 डिग्री देशांतर। अब देखिए इसमें क्या है कि 0 डिग्री देशांतर जो है ये इसके आसपास जो है ये 30 डिग्री देशांतर, उसके बाद ये है आपका 60 डिग्री देशांतर, यह है 90 डिग्री देशांतर। इस तरह से जो लाइनिंग खींचा गया है, तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि कोई भी लाइनिंग जो शुरू से होती है तो बीच में आकर के इसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। लेकिन जब ये ध्रुव की ओर आती है, यानी कि जब ये नीचे यानी या नीचे या ऊपर अगर बोलें, तो अगर किधर भी ये सड़ती है तो इसकी दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। और एक स्थान ऐसा आता है जहाँ ये शून्य पे आकर के अटक जाता है। तो कहने का मतलब दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन जब ये भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी। लेकिन ध्रुवों की ओर अगर बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगी, उसमें कम होती चली जाएगी। और जा कर के चलिए हम तीसरा नंबर पे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह समान रहती है। जी हाँ, हमने आपको बताया था इससे पहले वाला वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे है आपका 90 डिग्री और यहाँ पे भी है 90 डिग्री। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है आपका उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला हिस्सा आपका जो है दक्षिणी ध्रुव है। अब देखिए यहाँ बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है इस तरह से, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाता है। और जाकर के इसको हम लोग अगर बोलेंगे
तो इसको विषुवत रेखा बोला जाता है। कौन सा विषुवत रेखा? तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। तो अब देखिए ये जो है बीच में 0 डिग्री से अगर ऊपर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से ध्रुव तक आते-आते 90 अक्षांश मिलेंगे। लेकिन ये अक्षांश जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी कितनी होती है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 111 किलोमीटर। और जाकर के प्रत्येक अक्षांश की दूरी हर जगह क्या होती है? समान होती है। इसमें यही बात कहा गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। तो अब यहाँ पे सबसे समझने वाली बात है अक्षांश विस्तार का प्रभाव, यही हम लोगों का मेन टॉपिक था। तो अक्षांश से रेखा जो है उसका विस्तार जो है उसका प्रभाव क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि ऐसे करके जो एक अक्षांश गुजरती है, यहाँ पे कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट वाली अक्षांश। और जाकर के इधर उत्तर में जब यहाँ पे एक रेखा गुजरती है तो ये कौन सा था? 37 डिग्री 6 मिनट वाली अक्षांश। अब देखिए इसमें क्या है, 8 डिग्री और 37 डिग्री, इसके बीच में जो है भारत है। तो भारत में एक बीचों बीच रेखा गुजरती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए कर्क रेखा के विषय में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यह है आपका कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जी हाँ, हमने आपको बताया था अभी अभी कि ये जो है ये वाला हरा रेखा जो हम अभी खींचे हुए हैं इसमें, तो इसमें क्या है कि 23.5 डिग्री वाला आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाला हरा वाला जो है ये है आपका 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री का मतलब हुआ कि यहाँ से यानी जब हम लोग भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो एक जगह आता है 23.5 डिग्री अक्षांश। और ये जो है भारत के बीचों बीच से गुजरता है। ये भारत को 2 भागों में बांटता है। अब ये 2 भागों में जब भारत को बांटता है, ये रेखा जो भारत के बीच से जो गुजरने वाली रेखा है, ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उन 8 राज्यों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वो 8 राज्य कौन-कौन से हैं। वो 8 राज्य में देखिए सबसे पहला नंबर पे आपका आता है, 1 नंबर में गुजरात, दूसरा नंबर में आपका आता है राजस्थान, तीसरा नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, और फिर चौथा नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़। उसके बाद यहाँ पे 5वां नंबर पे आ जाता है झारखंड यानी कि रांची, ये 5 नंबर पे आ गया। अब 6 नंबर पे आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और 7 नंबर पे आपका आ जाएगा त्रिपुरा। उसके बाद 8 नंबर पे आपका आ जाएगा मिजोरम। इस तरह से हम लोग देखें क्या भारत में जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाला वो जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो इसका मतलब ये भारत के 8 राज्यों से होकर के भी गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग देखें पश्चिम से स्टार्ट किए हैं। 1 नंबर पे है गुजरात, दूसरा नंबर पे है राजस्थान, और जाकर के तीसरा नंबर पे है मध्य प्रदेश, चौथा में है छत्तीसगढ़, 5वां में है झारखंड, और छठा में है आपका पश्चिम बंगाल, 7वां में है त्रिपुरा, और जाकर के 8वां में है आपका मिजोरम। कभी कभी एग्ज़ाम में इसको सीरियसन करने के लिए दे देता है, यानी कि सीरीज में लगाने के लिए कह देता है। पूर्व से पश्चिम दे देगा, पश्चिम से पूर्व दे देगा। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि क्रम अनुसार इसको सजाने के लिए दे देगा आपको, तो आपको बताना है। तो अब देखिए इसको हम लोग याद करेंगे कैसे, ये 8 राज्य को इसको हम लोग याद करेंगे कैसे। मित्र पर गमछा झार, एक शॉर्ट ट्रिक है क्या, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। इस ट्रिक से हम लोग इस 8 राज्यों को समझ सकेंगे। तो अब देखिए ये मित्र, मी से हो गया आपका मिजोरम, त्र से हो गया आपका त्रिपुरा, प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल,
र से हो गया आपका राजस्थान, ग से हो गया आपका गुजरात, म से हो गया आपका मध्य प्रदेश, छा से हो गया आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद जो है झा से हो गया झारखंड। इस तरह से हम लोग देखें, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हम लोग 8 नाम को याद कर लिए हैं। देखिए, आपका मेन सूत्र क्या है? मित्र पर गमछा झार। आप अगर याद रखते हैं तो आपको जो है भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा 8 राज्यों से जो गुजरती है, उन 8 राज्यों को आप आराम के साथ याद रख सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और समझने की थोड़ा प्रयास भी करते हैं। अब देखिए, इसमें क्या कहा है नोट में, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए कि साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र क्या है आपका? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब कि गर्म वाला स्थान, यानी कि गर्म वाला क्षेत्र। गर्म वाला क्षेत्र, उष्ण मतलब होता है गर्म, ये गर्म वाला क्षेत्र। अब देखिए, भारत के बीचों बीच इस तरह से आप देखे होंगे एक रेखा गुजरती है जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। उसके बाद जो है कुछ दूरी से हट कर के एक रेखा गुजरती है साढ़े 23 डिग्री वाला। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्क रेखा। और जाकर के नीचे भी एक, यानी कि 0 डिग्री से दक्षिण भी एक साढ़े 23 डिग्री वाला रेखा गुजरती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये वाला जो क्षेत्र है दोनों साइड का, इस क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब इसमें क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इसके ऊपर सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ती हैं और जाकर के ये सीधी किरणें कहाँ तक पड़ती है? साढ़े 23 डिग्री उत्तर और साढ़े 23 डिग्री दक्षिण की ओर लंबवत, यानी कि सीधी पड़ती हैं। इसी वजह से इन क्षेत्रों में गर्मी का माहौल बना हुआ रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि साढ़े 23 डिग्री उत्तरी एवं साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या बताया गया है। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं साढ़े 23 डिग्री, क्या बोलते हैं इसको? साढ़े 23 डिग्री वाला जो अक्षांश रेखा है, इसी को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। ये जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये भारत को 2 भागों में, कर्क रेखा से ये वाला रेखा से उत्तर का जो है इस भाग, इसको कहेंगे उत्तरी भारत और नीचे की भाग को कहेंगे दक्षिणी भारत। अब देखिए, कर्क रेखा से उत्तर की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो वो आपका कहलाएगा उपोष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगा? उपोष्ण कटिबंध। इसका मतलब यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी, ये उपोष्ण क्षेत्र कहलाएगा। जब यही कर्क रेखा यानी साढ़े 23 डिग्री अक्षांश रेखा से हम लोग दक्षिण की ओर अगर बढ़ते हैं तो ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय भाग कहलाएगा। भारत ये 2 भागों में बांटा, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत आपका करीब करीब ठंडा वाला क्षेत्र होगा और दक्षिणी भारत ये आपका गर्म वाला क्षेत्र होगा। क्यों? क्योंकि भारत का अक्षांश विस्तार कहाँ से है? 8 डिग्री 4 मिनट से है और जाकर के भारत यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा से ये करीब करीब सटा हुआ ही मानिए इसको। इसीलिए दक्षिण भारत में सूर्य की किरणें ज़्यादा मतलब सीधी पड़ती हैं और जाकर के जैसे जैसे हम उत्तर आएंगे, इधर लद्दाख की ओर आएंगे, तो यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती है। इसी वजह से इन क्षेत्रों में ठंडा के मौसम में ज़्यादा ठंडी होती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा अक्षांश विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जी हाँ, अक्षांश जैसे कि भारत मान लीजिए मेरा
इस तरह से हम भारत का एक चित्र बना देते हैं आपको। ये भारत है, क्या कहा है, अक्षांश से विस्तार का प्रभाव दिन और रात में पड़ता है। जैसे यहाँ ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए, ये दो अक्षांशों के बीच में जो है दूरी जो है उसी को देखते हुए अगर दिन रात की बात करें तो इधर वाला हिस्सा में ज़्यादा टाइम रहेगा, इधर वाला हिस्सा में कम रहेगा। आगे देखिए इसमें यही कारण है कि केरल में सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन में 45 मिनट का अंतर होता है। केरल कहाँ है? भारत के इस वाला हिस्सा में केरल है। यहाँ पे सबसे बड़ा दिन जो होता है और जाके सबसे छोटा दिन का जो अंतर होता है कितना का होता है, तो ये 45 मिनट का होता है। अगर जब हम इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो ये सबसे बड़ा दिन और जाकर के सबसे छोटा दिन का अंतर अगर हम कहाँ पे लद्दाख में यानी कि जम्मू कश्मीर में अगर करें तो वहाँ पे ये अंतर कितना हो जाता है, आपका 5 घंटा हो जाएगा। सबसे बड़ा दिन जो होगा 5 घंटा ज़्यादा होगा और सबसे छोटा दिन जो होगा वो 5 घंटा छोटा होगा। इस तरह से हम लोग भारत में देख रहे हैं कि किस तरह से दिन और रात की स्थिति में प्रभाव डालता है अक्षांश रेखा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।